विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे पहले वो है नर्वस शॉक सिस्टम, मेंटल एंड नर्वस शॉक सिस्टम यानी मानसिक आघात। मानसिक आघात क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस, ये वर्क कैसे करता है, ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी जो ये चैप्टर है उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मानसिक आघात जो है उसके कंटेंट या एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सिंपल सी सिस्टम देखिए, लो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आपको एलिमेंट्स बनाने हैं तो आपको उसके डेफिनेशन से ही एलिमेंट्स को तोड़ना होगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन में नहीं मिल रहे हैं तो जो सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है, जैसे यहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं तो टॉर्ट्स की जो डेफिनेशन है उसका डेफिनेशन को हमें इसके हर कंटेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अधिकतर जो हमने पढ़ा है, भले वो नर्वस शॉक सिस्टम हो, भले वो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया हो, भले वो इंजूरिया साइन डेमेनम हो, डेमेनम साइन इंजूरिया हो, या यूबीजस इबी रेबिडियम हो, या रेमोटर डैमेजेस हो, जो भी हो, उन सब में टॉर्ट्स की जो डेफिनेशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्लाई होती है। तो मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में कह रहा हूँ आपको। सभी विषयों में जो उस विषय की जो डेफिनेशंस है, उस विषय के जो कंटेंट है वो हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि वही सभी में अच्छी तरह से एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ हम आते हैं मानसिक आघात के आवश्यक तत्व क्या क्या है। देखिए, मानसिक आघात के जो आवश्यक तत्व हैं वह सबसे पहला जो तत्व है, प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतना। प्रतिवादी को वादी के प्रति सावधानी बरतना अति आवश्यक है। यदि प्रतिवादी वादी के विरुद्ध सावधानी नहीं बरतेगा तो उसको उसके रेमेडी के लिए दायी माना जाएगा। अब इस सावधानी कैसी है? ये सावधानी सभी तरह की है, जिससे वादी को न तो शारीरिक क्षति हो, न मानसिक क्षति हो, न कोई अदर क्षति हो। ये ध्यान रखना। सावधानी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। सावधानी मतलब केयरफुल रहना आपको सामने वाले के लिए। आपका ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई कृत्य यदि सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है तो आपको उसके लिए दायी माना जाएगा। ये हमेशा याद रखना। लेकिन यदि आपका कोई लीगल एक्ट है, लीगल एक्ट का मतलब आपके घर में कोई घुस के आ गया, ठीक है, आप चाहते नहीं हो कोई आपके घर में घुस के आए और आपने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उस दरवाज़ा बंद करने से वो जो आपके घर आ रहा था कोई व्यक्ति, वो भले अननोन है या कोई मांगने वाला है, उसको चोट लग गई, तो ऐसा कोई कार्य आपके इसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। लीगल कार्यों के लिए आपको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, बट ऐसे कार्य इलीगल्स हैं, आपको उसके प्रति नहीं करने चाहिए, उसके लिए आपको जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है ना। सेकंड कंटेंट क्या है? ऐसा कार्य विधिपूर्ण होना चाहिए। यदि वादी को रेमेडी कब मिलेगी? जब प्रतिवादी ने कोई ऐसा कार्य किया है जो लॉ ऑफ नेचर या नेचर ऑफ लॉ के विरुद्ध हो, उसके अगेंस्ट में हो, प्रतिवादी के लिए नुकसानदायी हो, तभी उसको क्षति का जो हर्जा खर्चा है वो उसको मिलेगा। तीसरा, प्रतिवादी का वादी के प्रति हमेशा कोई भी कृत्य किया जाता है, यानी प्रतिवादी का वादी के प्रति कोई भी कृत्य किया जाता है उसको सोच समझकर करना। मैंने ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि बहुत सारी जगह में, जब मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल्स बताया कि मजाक में किसी को कुछ कह देना, गुस्से में किसी को कुछ कह देना, या जब कोई व्यक्ति इमोशनल आपसे अटैच हो उसको कोई कुछ कह देना, उसके कारण यदि उसको नुकसान होता है तो उसके लिए भी सामने वाले को जिम्मेदार माना जाएगा, है ना। टॉर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जो नुकसानी होती है वो नुकसानी होती है अपरिनिर्धारित। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स में जो मेजर डिफरेंस है वो नुकसानी का ही डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट में तो आप नुकसानी को परिनिर्धारित कर सकते हो, पर टॉर्ट्स में नुकसानी को आप परिनिर्धारित नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। यदि प्रतिवादी ने वादी को नुकसान पहुंचाया है तो उसको कंपनसेशन देना होगा, और वो कंपनसेशन कौन तय करेगा? वो कंपनसेशन कोर्ट तय करेगी। वो कम, ज़्यादा, छोटा, बड़ा, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये थे इसके
कुछ कंटेंट। अब इसके कुछ केसेस मैं आपको बताऊंगा, जैसे विल्किंसन वर्सेस डाउनसन, मैंने आपको बताया था केसेस से पहले। प्रतिवादी ने वादी से मजाक किया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। अचानक वो सुन के उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, वो बेसुध हो गई और वो अचेत हो गई, पागल हो गई। उसके लिए उसको वादी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो उस केस का नाम था विल्किंसन वर्सेस डाउनसन। दूसरा केस था हेम्ब्रुक वर्सेस स्टॉक ब्रदर्स। प्रतिवादी ने देखा कि सामने से अपनी खिड़की से या छत से कि कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और उसमें उसका भी बच्चा मैदान से खेल रहा था। प्रतिवादी ने अपनी गाड़ी को पीछे टर्न किया और अचानक चीखने की आवाज़ आई। उसको ये तो नज़र नहीं आया कि चीखने की आवाज़ किसकी है, बट वो इसको ये लगा कि मेरा बच्चा कुचल गया और अचानक उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। उसके लिए भी उसको जिम्मेदार माना गया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इसमें बताए गए हैं। बोरिल वर्सेस यंग। मैंने इसमें क्या कहा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट जो है कि प्रतिवादी का उक्त घटना उस कृत्य में सीधा संबंध होना चाहिए। अगर सीधा संबंध नहीं है तो उसको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल था बोरिल वर्सेस यंग। एक मछुआरन थी, गली गली में अपनी मछलियाँ बेचती थी। अचानक उसको बहुत तेज आवाज़ आई। एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ। 3-4 गली पहले किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, आवाज़ इतनी तेज़ थी, वो अचानक घबरा गई। वो 6-7 मंथ प्रेग्नेंट थी या गर्भ से थी। जब वहाँ उस स्थान पर गई, उसने खून फैला हुआ देखा और वो लाश पड़ी हुई देखी तो अचानक घबरा गई, जिससे वो वहाँ बेहोश होकर गिर गई। उसका बच्चा जो था उसकी डेथ हो गई। तो उसने उस घटना के कारण, उस घटना से जो रिलेटेड व्यक्ति था उसके ऊपर केस किया। अब उसको कंपनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस केस में उसको कंपनसेशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो उस घटना के निकट स्वयं गई थी। वो घटना उसके निकट स्वयं आई नहीं थी या उसके सामने नहीं हुई थी, तो उसके लिए उसको कंपनसेशन नहीं दिया गया। तो घटना का सीधा संबंध होना अति आवश्यक है। इसी तरह हिंस वर्सेस बेरी में भी वादी ने अपने सामने पति व बच्चे की ट्रक के द्वारा दुर्घटना को देखा। वो दुर्घटना इतनी भारी थी कि वो संभल नहीं पाई और उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और वो पागल हो गई। तो उसके लिए भी उसको सामने वाले ट्रक वाले को जिम्मेदार माना गया और उसको कंपनसेशन देना पड़ा। तो इस सिंपल सा सिस्टम आप एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक यहीं पूरा होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।